oxidize in the presence of O2, then CO2 and energy is liberated. हमने क्या देखा कि हम लोग डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ रहे थे, उसमें भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो रेस्पिरेशन हम लोग की कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जो हम लोगों ने फूड ऑब्टेंड किया है, उस ऑब्टेंड फूड को कैटाबॉलिज्म के थ्रू ब्रेक डाउन करना है और उससे एनर्जी लिबरेट करनी है। हम जब एनर्जी लिबरेट करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है, सबसे पहले जो कंडीशन आती है हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन, जहाँ पे भी लंग्स इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। अलग अलग जगह पे हम लोग जब फाइलम और एनिमल किंगडम पढ़ के आए थे तो वहां पर अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट हुआ करते थे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन था, रेस्पिरेटरी सिस्टम था। जो मेन रेस्पिरेशन हो रहा है वो लंग्स के थ्रू हो रहा है, वरना कहीं कहीं पे स्किन भी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, in the presence of O2, then CO2 and energy is liberated. तो एनर्जी किस फॉर्म में लिबरेट हो रही है? in the form of ATP. Energy is liberated in the form of ATP. This process is known as respiration. हम लोग क्या लिखेंगे? C6H12O6, जो कि हमको कहां से ऑब्टेंड हुआ है? फूड से। फूड हम लोगों ने लिया है। O2 6CO2 प्लस H2O लिबरेट हुआ, ठीक। और एनर्जी लिबरेट हुई 38 ATP के फॉर्म में। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैलोरीज, किलो कैलोरीज के फॉर्म में 673 किलो कैलोरी। 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। एक रिएक्शन की प्रोसेस में 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो अब यहाँ पर एक स्टेप आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीथिंग। अगर रेस्पिरेशन ये है तो ब्रीथिंग क्या है? तो यहाँ पर देखते क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग इज द प्रोसेस है, इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन बाय विच intake of O2 and output of CO2 occurs। जिस मतलब जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है उसमें हम intake of O2 और output of CO2 की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या देखा गया कि सबसे पहले आ गई हमारी ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग आ गई। तो ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं बेटा? intake of O2 and output of CO2 को इन्वॉल्व करते हैं। जब हम इंटेक ऑफ O2 कहते हैं बेटा तो इसको कहते हैं इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। और जब हम लोग आउटपुट कहते हैं तो एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन इन्वॉल्व होता है इसमें। बस समझ गए? एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक। इंटेक ऑफ O2 यानी इनहेलेशन और इंस्पायरेशन, आउटपुट ऑफ CO2 यानी एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। इस प्रोसेस को ब्रीथिंग मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं हम। ये जो स्टेप है वो है हमारी ब्रीथिंग मैकेनिज्म। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात आ गई समझ में? अब देखो हम लोग कि रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन का एक वर्क हो रहा है, उसमें कितनी कितनी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली इन्वॉल्व है हमारा एक्सटर्नल नेयर्स यानी नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नेयर्स को बोलते हैं नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, नेजल सेप्टम, नेजल पैसेज। नीचे नहीं दिख रहा नेजल चैम्बर के। ठीक है, अच्छा नोट कर लो, उसके आगे लिख देंगे, उसको रख करके नोट कर लो।
हो गया मैम। nasal passage, nasopharynx, nasopharynx, उसके बाद glottis, trachea, bronchi, bronchioles, lungs के small chambers, इतने पार्ट हम लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग का एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, नेजल चैम्बर, नेजल पैसेज, नेजल सेप्टम, नेजोफेरिंक्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया की ओपनिंग ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के आगे ब्रोंकाई, ये हम ट्रैकिया यहाँ जाके डिवाइड करेगी, ब्रोंकाई, अगेन रेमिफिकेशन ऑफ ब्रांक्यूल्स, लंग्स, और लंग्स की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ लंग्स अगर हम देखेंगे तो यूनिट ऑफ जो लंग्स है, यूनिट ऑफ लंग्स है वो है हमारी एल्वियोलाई, यूनिट ऑफ लंग्स है एल्वियोलाई। बात इतनी क्लियर हो गई? यूनिट ऑफ लंग्स क्या है? एल्वियोलाई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लंग्स जो होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स present in thoracic cage, thoracic cage, ठीक, thoracic cage, lungs present in thoracic cage, and thoracic cage is made up of 12 thoracic cage made up of 12 pair ribs, 12 pair ribs। यानी हम लोग का अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग देखते क्या है कि जो लंग्स है वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। कई अदर जगह पर जो रेस्पिरेशन के लिए इन्वॉल्व हो रहे थे, अगर रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू हो रहा है तो हम लोग उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे, अगर स्किन लंग्स के थ्रू हो रहा है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे, स्किन अगर आउटर सरफेस गिल्स के थ्रू हो रहा है तो नॉर्मल, कैविटी के थ्रू हो रहा है तो बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन बोलेंगे। उन्होंने क्या बोला? लंग्स प्रेजेंट इन thoracic cage मेड अप ऑफ 12 पेयर रिब्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि लंग्स को, यानी ये जो रिब केज था हमारा, ये जो रिब केज बना हुआ है, इस रिब केज में कितनी रिब्स हैं और इसको स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया गया है? क्योंकि जितने भी वीक पार्ट हैं हमारे वो सब थोरेसिक केज के अंदर हैं। हार्ट है, लंग्स है, जो कि जिसका यूज ज्यादा है, तो वो बॉडी पार्ट्स हमारे जो है थोरेसिक केज के अंदर प्रेजेंट है, जिससे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में ना आ जाए। तो जो थोरेसिक केज है उसमें ये कॉलर बोन जो ऊपर की है उसको लेफ्ट कर देंगे, ये कॉलर बोन को छोड़ के 12 पेयर रिब्स होती है, यानी 12 इधर होती है, 12 इधर होती है, और ये ऐसे हम लोगों की वेंट्रल सरफेस पर स्टर्नम और डोर्सल सरफेस पर वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं। तो पूरी ऐसे कॉलम बनाई रहती है, या ये होती है स्टर्नम और ये होता है वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ से ऐसे इस तरीके से अटैच, और यहाँ ऐसे फिट है। तो जो स्टर्नम की पोजीशन है, इसमें से जो 12 पेयर रिब्स हैं उसमें से 11 एंड 12 पेयर रिब्स जो है, 12 पेयर रिब्स जो है, these are floating ribs, ribs are floating ribs। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। यानी जो रिब केज है वो 12 पेयर रिब्स से बना हुआ है, और जो 12 पेयर रिब्स है उसमें 11 और 12 पेयर जो रिब्स होती है वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। और उसके बाद जो हम लोगों का थोरेसिक केज है, थोरेसिक केज एंटीरियरली क्लोज्ड होता है हमारा, एंटीरियरली क्लोज्ड होता है,
पेक्टोरल गर्डल से, पेक्टोरल गर्डल से, पेक्टोरल गर्डल से, और पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली क्लोज्ड होता है हमारा डायाफ्राम से, डायाफ्राम से। डायाफ्राम जो कि मस्कुलर है, मस्कुलर थिन है, बस समझ गया, हाईली मस्कुलर है और थिन है। यहाँ पर क्या है, हम लोगों की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके पार्ट है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये नियर्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, नेजल पैसेज, नेजल सेप्टम, नेजोफेरिंक्स, ट्रैकिया की ओपनिंग ग्लॉटिस, ट्रैकिया अंदर एंटर कर गई थोरेसिक केस में, तो हम लोग उसको कहने लगे कि ब्रोंकाई, देन ब्रैंक्यूल्स, लंग्स में एंटर कर गए, लंग्स से के एक एक स्मॉल चैम्बर में ब्रैंक्यूल्स प्रेजेंट हो गए। और लंग्स की यूनिट क्या है, मेरी लंग्स अपने आप में लोब में डिवाइड है, राइट लंग्स बड़ा है लेफ्ट से, लेफ्ट लंग्स में हार्ट के प्रेजेंट होने की वजह से लेफ्ट लंग्स में कार्डियक नॉच होती है, तो लेफ्ट लंग्स में 2 लोब होते हैं और राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं। लंग्स की यूनिट को एल्वियोलाई के नेम से जानते हैं, लंग्स की यूनिट को एल्वियोलाई के नेम से जानते हैं। लंग्स प्रेजेंट इन thoracic case and thoracic case is made up of 12 pair of ribs, 12 pair जो ribs है उनमें से 11 और 12 pair जो ribs है, these are floating ribs and clearly closed होती है, pectoral girdle, diaphragm, anteriorly pectoral girdle से और posteriorly diaphragm से। pectoral girdle ये कॉलर बोन जिसमें हम लोग की कॉलर रखी रहती है और पोस्टीरियर यहाँ पर डायफ्राम होता है। अब हम देखेंगे कि थोरेसिक केस में रिब्स, रिब्स अटैच्ड, रिब्स अटैच्ड टू द स्टर्नम, स्टर्नम in ventral surface, in ventral surface, and at the dorsal surface, at the dorsal surface, the ribs attached to the vertebral column, attached to the vertebral column। बस समझिए। अब इसका डायग्राम हम लोग यहाँ पर बनाकर देखेंगे कि इसका डायग्राम कैसा बनता है। लिखिए इसको, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? हाँ मैम।
हो गया मैम। अब देखो हम स्ट्रक्चर्स का ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर डिजाइन यहाँ पर क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे कि पहले थोरेसिक केस में प्लूरल कैविटी सराउंडेड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन। उसके बाद in the pleural cavity lungs is present, ठीक। उसको स्मॉल चैम्बर में से डिवाइड कर देंगे, दोनों लोब में इसी तरीके से स्मॉल चैम्बर्स होंगे। और इनसे रेमिफिकेशन हो जाएगा और इनसे अगेन रेमिफिकेशन हो जाएगा, जिनको हम लोग टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स के नेम से जानते हैं, ठीक। अब प्लूरल कैविटी सराउंडेड प्लूरल मेम्ब्रेन, ये हम कैविटी ड्रॉ करेंगे इसकी। ये दोनों तरफ इसी तरीके की कैविटी प्रेजेंट होगी। ये लंग्स छोटा होगा राइट वाला, तो यहाँ पर हम लोग नेमिंग करेंगे। थोरेसिक केस है, थोरेसिक केस में प्लूरल कैविटी है और इस प्लूरल कैविटी को सराउंड किया प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी ये प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई। इसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होगा जो कि लंग्स को एक्सटर्नल जर्क से, शॉक से बचा रहा है। इन द प्लूरल कैविटी लंग्स प्रेजेंट है। लंग्स में हम लोगों के कितने चैम्बर है? राइट में हम लोगों के 3 चैम्बर हैं, लेफ्ट में 2 चैम्बर हैं। ये स्टार्टिंग होती है ट्रैकिया से। ट्रैकिया की ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। ट्रैकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस पे कैप को बोलते हैं एपिग्लॉटिस।
एपिग्लोटिस, और ये हो गई हमारी ट्रैकिया, ये हो गई हमारी ट्रैकिया, ये हो गए ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, और ये हो गए ब्रैंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, और ये हो गई टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और ये हो गई एल्वियोलाई, स्मॉल चैम्बर्स हो गए एल्वियोलाई, और ये हो गए लंग्स के लोब, लंग्स के लोब, ये हो गई हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। मैम कैमरा थोड़ा राइट साइड कर दी, वो डायग्राम नहीं दिख रहा पूरा। ठीक है, हाँ प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई है, और ये कैविटी हो गई प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी। बस समझ गए, ये हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, जो कि हम लोगों का ट्रैकिया से स्टार्ट हुआ। ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है, ये जो रिंग बनी हुई है, ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं। इस ग्लॉटिस पे कार्टिलेजिनस एपिग्लॉटिस है, जो जिस समय फूड को इंगल्फ करते हैं उस समय ये एपिग्लॉटिस ट्रैकिया की ओपनिंग को बंद कर देती है, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई जब आगे जाती है तो ब्रैंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, कई सारे ब्रैंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। लंग्स के जो राइट लंग्स है उसमें 3 बड़े बड़े लोब हैं और स्मॉल लोब्यूल्स हैं। जो ये लोब हैं इनको बोलते हैं, इनका कोई नेम नहीं है, राइट लेफ्ट ऐसे ही बोलते हैं। और जो स्मॉल लोब्यूल्स हैं यानी स्मॉल चैम्बर्स हैं, उनको हम लोग एल्वियोलाई के नेम से जानते हैं। लंग्स प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट है, प्लूरल कैविटी सराउंड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, जो कि एक्सटर्नल जार्क और सॉक से हार्ट वो लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर डायफ्राम लगा हुआ है, इतना पूरा पार्ट जो वीक पार्ट है हमारा थोरेसिक केस के अंदर बंद है। ये थोरेसिक केस में अभी इसको ड्रॉ कर लो, फिर थोरेसिक केस की सिचुएशन बताते हैं कैसी होगी। दिख रहा है ना बेटा? नहीं दिख रहा? हाँ मैम दिख रहा है।
हो गया मैम। हो गया? इतनी बात समझ में आ गई ना बेटा? हाँ मैम। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम करना शुरू किया? डाइजेस्टिव सिस्टम अभी नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिपेयर कर लो, जिससे पढ़ा रहेगा तो विलर्न रहेगा, तो जल्दी तैयार हो जाएगा वो। और डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो उसकी। डायग्राम की प्रैक्टिस करने में उसमें एलिमेंट्री कैनाल की प्रैक्टिस करनी है। और ये ओइसोफेगस, हमने देखो डायग्राम नहीं भेजा है आपको, डायग्राम आज हाँ मैम, मैंने मैंने मैसेज करा था आपको। हाँ मैसेज किया, हमने मैसेज इसीलिए देखा है मगर सीन नहीं किया कि हमको याद रहेगा ना कि ये मैसेज कुछ और करना है इस काम में, तो हमको याद रहेगा। हम आज सारे खींच के 12th वालों को भी देना है, तो आपको भी भेज देंगे और 12th वालों को भेज देंगे। इस तरीके से बेटा जो रिब केज होता है ये डोर्सल साइड पर स्टर्नम से अटैच है। ये हम लोगों का है स्टर्नम, स्टर्नम ठीक। और सॉरी वेंट्रल साइड पे स्टर्नम से जुड़ा होता है, और डोर्सल साइड पे यही चीज ये वर्टिब्रल कॉलम जो है उससे जुड़ी हुई है। यहाँ ऐसे डायाफ्राम लगा हुआ है जो डायाफ्राम दोनों को क्लोज करता है, ऐसे करके जो डायाफ्राम लगा हुआ है डोर्सल डायाफ्राम है, ये क्लोज कर देता है। दूसरी बात क्या देखते हैं कि जो थोरेसिक केज होता है उसमें ये स्टर्नम तो लगा हुआ है, बीच में मीडिया स्टेगनल स्पेस है, तो इसकी जो 11 फ्लड पेयर रिब्स है उनमें ये स्टर्नम नहीं होता, तो वो ऐसे करके सारी रिब्स यहाँ आकर जुड़ती है। ये रिब्स दबती रहती है, हॉल मतलब ढीली रहती हैं, तो ये रिब्स टूट जाती हैं, ये फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। उसके बाद क्या देखते हैं हम कि जो थोरेसिक केज है, थोरेसिक केज में ये जो रिब्स चल रही हैं, ये जो रिब्स चल रही हैं, ये रिब्स क्या करती हैं, जैसे हम लोग फॉर्क में नूडल्स को बॉयल करते हैं, नूडल्स लगाते हैं ऐसे रोटेट करके, उसी तरीके से इसमें अंदर बाहर ऐसे अंदर बाहर मसल्स लगी रहती हैं। जैसे ये रिब्स हैं तो ऐसे यूं यूं ऐसे, इस तरीके से एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर,
इस तरीके से एक्सटर्नल, ये अगर बाहर है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, अंदर चली गई इंटरनल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल। यानी इसको ऐसे सपोर्ट कर रही है इंटरनल और ऐसे सपोर्ट कर रही है एक्सटर्नल। बात समझ गए? जिससे कि जो रिब्स हैं वो सब एक साथ ऊपर जाएं और एक साथ नीचे रहें। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल muscles and ribs are internally supported by internal intercostal muscles। देखिए इसको एक्सटर्नल लिख लेना, ये रिब्स हैं और ये मसल्स हैं। हो गया। हो गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। तो जो हम लोग का टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, वो एक तो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल, और दूसरा है इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आउटसाइड एयर अगर नॉस्ट्रिल्स के कांटेक्ट में आकर अंदर जाती है तो ये हम लोग का एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। और अगर इंटरनल तो कहें तो इंटरनल में जैसे टिश्यूज एक्सचेंज करते हैं, गैसेस एक्सचेंज इंटरनल होता है। सेल में जो रेस्पिरेशन होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोग का इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। जब हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर हम लोग का नॉस्ट्रिल है, वो नॉस्ट्रिल अंदर की तरफ उसमें कैविटी है, तो इस कैविटी में हेयर्स हैं, इनको वेस्टिब्यूल भी बोलते हैं।
इस कैविटी में हेयर्स हैं जो कि फिल्ट्रेशन का वर्क करते हैं, जिससे कि एयर फिल्टर होकर डस्ट पार्टिकल सब बाहर रह जाए, एयर फिल्टर होकर जाए अंदर। हम गैस को गैसियस स्टेट में इनटेक नहीं कर सकते। उसके बाद ये वाला जो सरफेस है हम लोगों का पूरा अंदर, और ये जो सेप्टम यहाँ से लेकर सेकेंडरी पैलेट तक गया हुआ है, इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम के से ये दोनों राइट और लेफ्ट नेजल पैसेज सेपरेट हो गए हैं, और ये जो मेम्ब्रेन इसमें सराउंडेड है उसको सिनिडेरियन मेम्ब्रेन बोलते हैं नेजल सेप्टम में, जो कि सेंसिटिव होती है ऑल्फेक्शन के लिए, यानी सूंघने के लिए सेंसिटिव होती है, और कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर अंदर जाएगा तो उसके लिए भी सेंसिटिव होती है। एयर फिल्टर होकर गई यहाँ पर, और यहाँ पे म्यूकस की कोटिंग है अंदर नेजल से पैसेज में, जिससे कि जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व स्टेट में होकर ही इनटेक हो पाएगी, ये यहाँ पर गए नेजल सेप्टम से पहुंचे नेजोफेरिंक्स में, नेजोफेरिंक्स से पहुंचे ग्लॉटिस में। ग्लॉटिस जब हम सांस लेते हैं तो एपिग्लॉटिस ओपन रहती है, और उसके बाद ग्लॉटिस से ट्रैकिया में गई। ट्रैकिया में सी शेप ऐसे कार्टिलेजिनस रिंग लगी हुई है, उल्टा सी बना हुआ है, जो बंद इस साइड को है और खुला उस साइड को, तो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग लिनियरली अरेंज है। जो ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग अरेंज है, इन सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग की वजह से ट्रैकिया कभी कोलैप्स नहीं करेगी और लंग्स कभी एम्प्टी नहीं होंगे। मतलब कितनी भी हम लोगों की एडवर्स कंडीशन हो, लेकिन हमारे लंग्स, हम ब्रीथिंग कम करेंगे, रेस्पिरेशन कम करेंगे, लंग्स कभी एम्प्टी नहीं होंगे। ट्रैकिया कभी एम्प्टी नहीं होगी। कि ट्रैकिया कभी एम्प्टी हो जाए या ट्रैकिया कभी टूट जाए, ट्रैकिया कभी टूटेगी नहीं। इसीलिए उसमें कार्टिलेजिनस रिंग का प्रेजेंट होना एसेंशियल है, कि कार्टिलेजिनस जो रिंग है वो प्रेजेंट रहेगी तो ट्रैकिया कभी कोलैप्स नहीं करेगी, कभी चिपकेगी नहीं, और लंग्स कभी एम्प्टी नहीं होंगे। लंग्स का एम्प्टी होना मतलब लंग्स अरेस्ट हो गए और बर्स्ट कर जाएंगे। फिर दोबारा कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि हम लंग्स को फिर से फुलाकर काम को कंटिन्यू करते रहें। एक बार हार्ट में वॉल्व अगर बंद हो जाते हैं तो एक बार हम लोग सीपीआर देकर वॉल्व को खोल सकते हैं, लेकिन अगर लंग्स एक बार हम लोगों के फंक्शन करना बंद कर दिए तो लंग्स की शायद कैपेसिटी खत्म हो जाएगी कि दोबारा रेस्पिरेशन कर सकें। हम लोगों को अगर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है किसी भी केस में, तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं या एस्फाक्सिया। बहुत ज्यादा किसी को जैसे दम घुटने लगता है, बंद कमरा है पूरा, और जब एसी चल रहा था तब तक तो ठीक था, जब एसी बंद हुआ तो रूम बंद है तो सफोकेशन हो रहा है, और वो सफोकेशन में कोई बैठता रहता है कंटिन्यूअस, तो उस कंडीशन पे होता है क्या कि उसको एस्फाक्सिया हो जाता है, उसको सफोकेशन में रहने की आदत हो जाती है, और धीरे धीरे उसकी सांस फूलना शुरू होने लगती है, जैसे कि हम लोग डाइजेशन में डिसऑर्डर पढ़ रहे थे कि प्रोटीन डिसऑर्डर है एक बच्चों में, और एक मतलब एक बहुत छोटे बच्चों में, थोड़े बड़े बच्चों में। प्रोटीन हम लोग प्रॉपर बॉडी में प्रोटीन बना रहे हैं, प्रोटीन खा भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रोटीन बनाना अंदर से कम हो गया और हमने खाना भी नहीं शुरू किया तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। कोई ऐसा कॉज है जिससे प्रोटीन नहीं बन पा रही है बॉडी में, क्वासरकोर और मेरेस्मस डिसीज हो जाएगी। मेल न्यूट्रिशन की वजह से, मतलब हमारा वेट ज्यादा है तो हम क्या करते हैं कि डाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, हमको खुद नहीं पता होता है कि हम जो न्यूट्रिएंट ले रहे थे वो हमारे लिए सफिशिएंट था, हम जो डाइटिंग कर रहे हैं वो फूड हमारे लिए जरूरी था, मगर हम डाइट करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट फिजिशियन, तो कभी कभी हम वीकनेस की तरफ ग्रो कर जाते हैं। बॉडी तो वैसी की वैसी रहती है, इंटरनल कोई ना कोई कमी हो जाती है। मिनरल डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी से बहुत सारी डिसीजेज होती हैं। उसी तरीके से रेस्पिरेशन की भी एक कॉमन डिसीज है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होना। अगर आप बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक फास्ट रहते हैं, फास्टिंग कंडीशन रहती है, और आप खाना पीना नहीं खाते हैं, निर्जला रहते हैं, एडेप्टेशन की एक अलग बात है कि आप हैबिचुअल हो चुके हैं। अदरवाइज कंडीशन क्या होती है कि ऐसा लगता है जैसे बीपी लो हो गया। नॉर्मल सी बात है कि जब एक दिन पहले आप कुछ खाएंगे नहीं तो हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी थी वो तो प्रॉपर चल रही है, और वो प्रॉपर चल रही है तो उनको न्यूट्रिएंट कौन दे रहा है? स्टोरेज। और स्टोरेज जब आप रहते हो फास्ट तो स्टोरेज कहाँ से बना पाते हो? नहीं बना पाते हो। तो एक दिन ऐसा आता है कि फिर हम लोगों को घुटन सी महसूस होती अंदर से, कि ऐसा लग रहा है कि सांस नहीं आ रही है यहाँ से,
फंस रहा है, यहाँ कुछ अड़ रहा है, तो वो कंडीशन होती है हाइपोक्सिया, यानी बॉडी में अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है। जितना वर्कआउट कर रहे हैं उतना प्रॉपर लंग्स एयर नहीं इनटेक कर पा रहे हैं, तो दम घुटना स्टार्ट हो गया है। इस प्रोसेस को ऑक्सीजन डेफिशिएंसी बोलते हैं, और जिसको हम लोग हाइपोक्सिया डिसऑर्डर के नेम पे हाइपोक्सिया के से ना जानते हैं। हाइपोक्सिया, एस्फॉक्सिया, और ये जो हम लोगों का ये डिसीज है कॉमन है, किसी को भी बीपी लो की वजह से हो जाता है, कभी हाई की वजह से हो जाता है। जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं और सिगरेट को एक बार पी के और फिर उसका रख लेते हैं, फिर धीरे धीरे निकालते हैं, तो उनकी जो लंग्स की एल्वियोलाई होती है, ईच एल्वियोलाई फिल्ड विद कार्बन, ईच एल्वियोलाई में बिछ जाता है कार्बन। जैसे दिया के ऊपर कोई चीज रख दो और नीचे दिया जल रहा है तो काला काला जम जाता है, उसी तरीके से काला काला लंग्स में जमने लगता है और ये पैचेस बना लेता है। और जैसे आपने देखा होगा रोड पे, जब रोड में डामर वगैरह पड़ रहा होता है, रोड का फॉर्मेशन होता है, तो एक ग्रे ग्रे कलर की मिट्टी होती है, और लंग्स में हमारे ये जगह जगह एल्वियोलाई है, तो उनके बीच से हाईली ब्लड कैपिलरी का डेंस नेटवर्क है, हाईली वेस्कुलराइजेशन है। क्यों? क्योंकि ब्लड को ऑक्सीजन अगर लेना है तो वो लंग्स से ही ले सकता है। ब्लड कैपिलरी का डेंस नेटवर्क यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये डेंस नेटवर्क जब ब्लड पैचेस हो गया है लंग्स, तो ब्लड के पास ऑक्सीजन जा नहीं पाएगी, तो भी इंसान दम घुटने से मरेगा। इस डिसीज को एम्फाइजमा बोलते हैं। अगर हम एलर्जिक है, अस्थमा है, तो वो एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, दैट इज अ बैक्टीरियल रिएक्शन। लेकिन अगर इस तरीके की जो हमने एक्सटर्नल कॉज से अपनी बॉडी में डिसीज डेवलप करे हैं, वो हमको मेंटेन रखना है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रॉपर रख के। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स कहाँ प्रेजेंट हैं, क्या सिचुएशन है, पूरा ये एनाटॉमिकल फीचर समझ में आ गया। हाँ। अब इसकी फिजियोलॉजी रहेगी कि फिजियोलॉजी लंग्स की टोटल कैपेसिटी क्या है, लंग्स का वॉल्यूम कितना है, और किस कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होती हैं, किस फॉर्म में होती हैं, कौन हेल्प कर रहा है। तो आज ही हम बता दे रहे हैं कि हीमोग्लोबिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह वर्क करता है हमारा।